कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। हमने पढ़ा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आज हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ component of force in the direction of displacement and magnitude of displacement is nothing but work done by constant force। जब फोर्स कांस्टेंट होगा तब तो प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे हम कौन सा केस लेने वाले हैं? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। Work done by a variable force. Constant force is rare. Generally, more commonly we get variable force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो, कैसा है? वेरिएबल फोर्स, डिस्टेंस के साथ चेंज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स ले लो, कैसा है? वेरिएबल फोर्स। तो जब भी हमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालना है तो कैसे निकालें? फॉर दैट लेट मी कंसिडर फोर्स इन वन डायमेंशन। क्या कंसिडर करो? फोर्स इन वन डायमेंशन। हियर आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ एफ वर्सेस एक्स। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करें। एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ है। सपोज फोर्स चेंजेस विथ डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस। फोर्स जो है वो एक्स के साथ चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स की कुछ वैल्यू अलग है, यहाँ पे फोर्स की कुछ वैल्यू अलग है। एंड आई वांट टू फाइंड वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स। फॉर दैट हियर इन मूविंग फ्रॉम दिस इनिशियल पोजिशन एक्स आई टू फाइनल पोजिशन एक्स एफ, आई वॉन्ट टू फाइंड टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालना है, एक्स आई टू एक्स एफ जाना है। इतना डिस्प्लेसमेंट होगा तब कितना टोटल वर्क डन होगा वो हमें निकालना है, क्या ठीक? सो फॉर दैट व्हाट शुड वी डू? अगर इतना वर्क डन निकालना है तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंसिडर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फॉर विच force appears to be constant. So here I am considering small displacement delta x. तो इतने से डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x के लिए देख लो फोर्स में जो चेंज आ रहा है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे जाएं तो फोर्स काफ़ी चेंज हो रहा है, ठीक है। बट इफ आई कंसिडर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x such that force appears to be constant for that displacement, then work done by force F for displacement delta x is delta W। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा लिया है डेल्टा एक्स तो उसके लिए जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा? डेल्टा डब्ल्यू। सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट फोर्स दैट इज कांस्टेंट। क्या फोर्स ले लिया मैंने? एफ। वर्क डन बाय फोर्स एफ फॉर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज, क्या फॉर्मूला था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का? हियर फोर्स आई हैव कंसिडर इन वन डायमेंशन। फोर्स इन वन डायमेंशन। फोर्स अगर वन डायमेंशन में कंसिडर किया है और यहाँ पे डेल्टा एक्स के लिए फोर्स कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला था वर्क डन का? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। डॉट हटाएं तो क्या बनेगा? एफ डी कॉस थीटा। थीटा क्या बना? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन देन थीटा दैट इज जीरो।
So force into displacement F delta x. Delta W is equal to F delta x. So this is nothing but area of this rectangle. ये स्ट्राइप को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये स्ट्राइप एक रेक्टेंगल बन रहा है, यस सर। और इसके लिए फोर्स क्या है, F, और इसकी विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स। लेंथ हो गई F, ब्रेथ हो गई डेल्टा एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज एरिया। सो F डेल्टा एक्स इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, यस सर। इतनी स्ट्राइप का अगर एरिया लिया जाए तो वो क्या बनेगा, F डेल्टा एक्स। ये क्या बना, F 0 to F, और ये क्या बना, डेल्टा एक्स। सो F इंटू डेल्टा एक्स दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्ट्राइप। But we are interested in total work done in moving from xi to xf. यहाँ से यहाँ पे लेके जाएं कोई ऑब्जेक्ट को, इतना डिस्प्लेसमेंट करवाने में कितना वर्क डन होगा उसमें इंटरेस्ट है हमारा। सो फॉर दैट वी शुड डिवाइड दिस एरिया इनटू स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। राइट, ये रेक्टेंगुलर स्ट्राइप दिखाई दे रही है, इन सब का एरिया निकाल दें और इन सब के एरिया का टोटल निकाल लें तो वो क्या देगा हमें, टोटल वर्क डन। सो एडिंग सक्सेसिव एरियाज, एडिंग सक्सेसिव area of rectangles we get total work done W is equal to adding successive area of rectangles, सबका एडिशन कर दें, we get total work done W is equal to sigma. Sigma is used for summation and area of one rectangle that is F delta x, right। यहाँ पे लिमिट लगा दें xi to xf, xi to xf। So summation of area of rectangles from xi to xf will give you total work done। तो total work done मिल जाएगा, W is equal to sigma xi to xf F delta x। अब याद करो जब समेशन होता था तो क्या उसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। हियर इफ वी टेक डिस्प्लेसमेंट टू बी वेरी स्मॉल व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्या लिखा है, व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मतलब डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा लिया जाए, अप्रोचेस टू जीरो बोला हुआ है, नॉट जीरो, देन सिग्मा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीग्रल। सिग्मा को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, इंटीग्रल से। देन टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F dx। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, याद करो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू F डेल्टा x सिग्मा xi टू xf F डेल्टा x। If delta x approaches to 0, limit delta x tends to 0, sigma xi to xf F delta x। When we take limit delta x tends to 0, then this can be written as integration delta x क्या बन जाएगा, dx F dx xi to xf।
व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, व्हेन दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना है। यहाँ पे तो डेल्टा एक्स लिया है जिसके लिए भी फोर्स थोड़ा सा वेरी कर रहा है, पर छोटा सा एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लूँ, व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, देन फॉर दैट फोर्स विल बी कांस्टेंट। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फोर्स में कोई ज़्यादा चेंज आएगा नहीं, तो उसके लिए तो फोर्स क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट। सो व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, देन वी हैव infinite number of small areas, and if we take the summation of that, then that is nothing but integration f dx xi to xf. This is definite integration of force over displacement. So the formula of work done W is equal to xi to xf f dx. So work done by variable force is given by definite integral of force over displacement. Work done by variable force is given by definite integral of force over displacement. यहाँ पे हमने लिमिट डिसाइड की है xi to xf, मतलब ये कैसा इंटीग्रेशन है, डिफाइनाइट इंटीग्रल। लिमिट नहीं होती तो कैसा हो जाता है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय डिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन xi to xf f डेल्टा x। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स दैट इज एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यस और एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स दैट इज डिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट। क्या समझ में आया? अगर हमें लिमिट दी गई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे होने के लिए फोर्स जो है, फोर्स का इक्वेशन दिया होगा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ इस तरह वेरी कर रहा है, तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा के वर्क डन निकाल सकते हो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर कोई इक्वेशन वगैरह नहीं दी है, पर अगर आप लोगों को कोई ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो आप लोगों को वर्क डन निकालना होगा तो क्या करोगे, मान लो कि आप लोगों को कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करो, हमें इसका टोटल एरिया निकाल लेना चाहिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, राइट, एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ है। तो क्या करो, टोटल वर्क डन निकालना है यहाँ से यहाँ तक, इनिशियल टू फाइनल। तो क्या करो, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व विल गिव यू टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। याद करो, ये चीज़ हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ चुके। चैप्टर 3 में हम लोगों ने एरिया निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है और इसका एरिया क्या देगा, वो क्या कैसे पता चलेगा। एरिया के लिए हमने क्या लिया था, एरिया के लिए ग्राफ पे से क्या करना है, y इंटू एक्स, और स्लोप के लिए क्या करना है, y बाई एक्स। यस सर, क्या याद है? अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तो वेलोसिटी आ जाएगी y पे, टाइम आ जाएगा x पे, तो v बाई टी आप लोगों को क्या देगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। यस और नो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा और आप स्लोप निकालोगे तो क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। वैसे ही अगर y इंटू एक्स करोगे, वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे, तो वो आपको क्या देता था, वेलोसिटी इंटू टाइम करते थे तो क्या देता था, याद करो, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को सब्जेक्ट बनाओ तो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये तो आप लोगों को क्या दे देता था, डिस्प्लेसमेंट, याद हो तो। y इंटू एक्स करेंगे तो वो क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का मैं क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, और स्लोप क्या दे रहा था, एक्सेलरेशन। सेम वे एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव यू वर्क। तो कैसे भाई, तो एरिया मतलब क्या, इन दोनों का y इंटू एक्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, वर्क। यस सर, सो एरिया अंडर द
फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव यू टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या ठीक, जो लिमिट दी हुई है उसके लिए एरिया निकाल लो, क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन। तो ये हो गया वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। क्या एकदम क्लियर है, समझ में आया, एकदम परफेक्ट। तो ध्यान क्या देना है, जब भी आप लोग सवाल सॉल्व करोगे तो फोर्स कौन सा दिया हुआ है, कांस्टेंट है या वेरिएबल। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दो। अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है तो क्या निकाल लो, एरिया। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट। लिखना है जल्दी से लिख लो। आइए सोल्व करते हैं एग्जाम्पल 6.5। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज़ अ रफ सरफेस। चलो, वुमन है, ट्रंक को मूव करवा रही है रेलवे सरफेस, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, और सरफेस कैसी है, रफ। अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन लगेगा। सी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर तक आगे लेके जा रही है, तब तक कितना फोर्स लगा रही है, 100 न्यूटन। देयर आफ्टर सी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड। इतना फोर्स लगाने के बाद 10 मीटर आगे जाने के बाद वो थक जाती है, ठीक है। एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विथ डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। और धीरे धीरे जो फोर्स लगा रही है वो कम होता जा रहा है, और कम होते 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 कितना हो जाता है, 100 से 50 न्यूटन। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज़ बीन मूव्ड इज़ 20 मीटर। टोटल कितना डिस्टेंस मूव करवाया है, 20 मीटर। तो पहले 10 मीटर का डिस्टेंस था, तब तक कितना फोर्स था, 100 न्यूटन। फिर 100 से कितना हो गया, 50 न्यूटन। तो फाइनली 20 मीटर डिस्टेंस पे फोर्स कितना होगा, 50 न्यूटन। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ 50 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, 50 न्यूटन। वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रंक मोशन में है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि कांस्टेंट है। और कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो रहा नहीं है, तो कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। और हम जानते हैं फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिट द मोशन। मतलब अगर वुमन आगे की तरफ फोर्स लगा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा। मतलब अगर आप अप्लाइड फोर्स प्लस 100 न्यूटन लेते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली आप लोग माइनस 50 न्यूटन लोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। तो पहले तो हमें प्लॉट करना है ग्राफ। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। चलो ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक। फिर से बना देते हैं अच्छे से। यहाँ पे ले लेते हैं फोर्स, ठीक है, और ये लाइन पे ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूँ x, और ये हो गया 0 50 न्यूटन, ये हो गया 100 न्यूटन, ठीक है। नीचे ले लेता हूँ -50 न्यूटन। पहले आगे बढ़ाती है ट्रंक को कितना, अप टू 10 मीटर। सो व्हेन वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज़ अ रफ सरफेस, सी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो यहाँ तक कितना फोर्स लगने वाला है, 100 न्यूटन। मतलब 10 मीटर तक तो कांस्टेंट फोर्स लगने वाला है, क्या ठीक। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है अप टू 10 मीटर, कितना फोर्स है, 100 न्यूटन, क्या ठीक। Thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly. कैसे घट रहा है, linearly, with distance to 50 Newton. The total distance through which the trunk has been moved is 20 मीटर। तो ये धीरे धीरे 100 न्यूटन से घटता जाएगा और कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 50 न्यूटन, ठीक है। लीनियरली कम हो रहा है। तो अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, और 10 मीटर, मतलब कितना हो गया, 20 मीटर। ये पूरी जर्नी में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कितना है भाई,
वो कितना है -50 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो है -50 न्यूटन। 0 से 10 मीटर में भी कितना लग रहा है, -50 न्यूटन। 10 to 20 मीटर में भी कितना लग रहा है, -50 न्यूटन। ठीक है, और ये फ्रिक्शन की वजह से ही ये वूमन जो है वो थक जाती है। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ओपोज कर रहा है मोशन का। चलो, अब हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है। 0 to 10 मीटर में तो फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। तो आप लोग अगर वर्क डन निकालना चाहो तो कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे तो भी निकल जाएगा। ठीक है, 100 × 10,000 आना चाहिए। हम एरिया से निकाल दें, हमको मालूम है जब भी ग्राफ होगा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व दैट विल गिव अस वर्क डन, टोटल वर्क डन। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू फाइंड टोटल वर्क डन बाय द वूमन। क्या निकालना है मुझे, टोटल वर्क डन बाय द वूमन। सो दिस इज द एरिया। ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं वो क्या बता रही हैं, एरिया अंडर दिस कर्व। तो इसे अगर कर्व को डिवाइड कर दें तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। इसको मैं दे देता हूँ पॉइंट ए, इसको मैं बोल देता हूँ बी, इसको मैं बोल देता हूँ सी, इसको मैं बोल देता हूँ डी। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया ABCD। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पॉइंट E। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ F। क्या ठीक, ये हो गया EF। यहाँ पे ले लेते हैं G, यहाँ पे ले लेते हैं H और यहाँ पे ले लेते हैं I। तुम कोई भी नाम दे सकते हो, PQRS दोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या ले लिया, ABCD EFGHI। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू फाइंड वर्क डन बाय द वूमन। क्या निकालना है, वर्क डन बाय द वूमन, क्योंकि क्या बोला हुआ है, प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वूमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ तो प्लॉट कर दिया। अब क्या निकालने को बोल रहे हैं, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस। कौन दो फोर्स लगा रहा है, एक तो वूमन लगा रही है। सो वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द वूमन, वर्क डन बाय द वूमन और वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय वूमन, दैट इज नथिंग बट WF work done by the applied force is nothing but area of rectangle ABCD plus area of triangle। एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, देखो क्या ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल CFE, ट्राइंगल CFE प्लस एरिया ऑफ, ध्यान से देखो इतना हो चुका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD ये एरिया आ चुका, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना हो चुका CFE। अब क्या चाहिए, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल BGEF, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BGEF। क्या ठीक, ये हमें मिल जाएगा टोटल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। यस और नो। तो यहाँ से देखा जाए तो दिस इज 0 to 10 मतलब कितना हुआ 10, और ये कितना हुआ 100, तो 100 × 10। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, हाफ बेस, तो ये हो गया 20 - 10, 10 इंटू अल्टीट्यूड, हाइट देखी जाए तो 100 - 50 क्या होगा 50, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल वंस अगेन लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये कितनी है लेंथ 10, और ये कितना है 50 - 0 50, तो 10 × 50। यस और नो। चलो 100 × 10 क्या बने 1000, 25 × 10 क्या बने 250, 10 × 50 क्या बने 500, 500 + 250 750, 750 + 1000 ये बनेगा 1750
जूल। दिस इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। जो वूमन अप्लाई कर रही है वो फोर्स से कितना वर्क डन हो रहा है, 750 जूल। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा दिख रहा है, AIHG। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल AIHG। चलो, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल AIHG? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या बन रही है, 20 माइनस 0 20, और ये क्या बन रहा है, -50। हियर एरिया बिलो द ओरिजिन, एरिया ऑफ द शेप AIHG वी विल गेट नेगेटिव। ये वाला एरिया पॉजिटिव, ये वाला एरिया नेगेटिव। अबो द ओरिजिन वी हैव टेकन पॉजिटिव फोर्स, बिलो द ओरिजिन वी हैव टेकन नेगेटिव फोर्स। ठीक है, इसकी वजह से ये एरिया क्या मिलेगा, नेगेटिव। 20 माइनस 0 20 इंटू -50 माइनस 0 -50, 20 इंटू -50 क्या बने, -1000। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज -1000 जूल। तो अप्लाइड फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, 750 जूल, और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, -1000 जूल। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 6.5। लिखना है, जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। पर काइनेटिक एनर्जी पे आए हैं उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क क्या है वो अब आप लोग समझ चुके हो, ठीक है ना। अब एनर्जी की बारी। एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी अलग है, पावर अलग है। कितने समय में वर्क हो रहा है वो बताएगा पावर। कैपेसिटी टू डू वर्क दैट इज एनर्जी। एनर्जी दैट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। SI यूनिट ऑफ एनर्जी, SI यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज जूल, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल J। और बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, बिकॉज द यूनिट इज जूल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क एंड एनर्जी both for both dimensional formula is same, that is mL2 T minus 2। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, mL2 T minus 2। कितनी तरह की एनर्जी होती हैं, तो हमें मिलती है मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एक्सेट्रा। तो ये सब हो गई एनर्जी, ठीक है। जिसमें से हमको पढ़नी है मैकेनिकल एनर्जी। क्या पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी।
तो मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जनरली जो यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, यूनिट्स ऑफ एनर्जी और वर्क, जनरली जो यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं एनर्जी के लिए या तो वर्क के लिए, तो पहला यूनिट देखा जाए तो कौन सा होता है, अर्ग। क्या ठीक? हम ऑलरेडी जानते हैं अर्ग और जूल के बीच में कितना रिलेशन है। क्या रिलेशन है अर्ग और जूल के बीच में? 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, बिकॉज 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। सो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻7 जूल। सेकंड यूनिट बनता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। क्या बनता है? 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तीसरा एक कॉमन यूनिट है, वो है कैलोरी। कैलोरी इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। वो बनता है 4.186 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। तो जनरली हम जो यूज़ करते हैं यूनिट एनर्जी के, वो रहते हैं ये अर्ग, ईवी, कैलोरी एक्सेट्रा। नाउ लेट मी गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी is the measure of work done by virtue of kinetic energy of an object kinetic energy of an object is the measure of work done by virtue of its motion। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसकी वजह से जो वर्क डन हो सकता है उसे बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ वर्क डन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ m v वेक्टर डॉट v वेक्टर, v वेक्टर डॉट v वेक्टर। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्या बनेगा? दोनों ही वेलोसिटी हैं, सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या बनेगा? 0। डॉट हटाऊँ क्या बने? कॉस। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ए बी कॉस थीटा, एंगल 0 होगा तो क्या आएगा? ए बी। तो v वेक्टर डॉट v वेक्टर क्या बनेगा? v इंटू वी स्क्वायर। सो फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर। याद रखें, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर। अनदर फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाइंग मास इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। न्यूमरेटर को मास से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को मास से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। सो दिस कैन बी रिटन एज mv होल रेज टू स्क्वायर अपॉन 2m, बट मास इंटू वेलोसिटी दैट इज नथिंग बट momentum, so this is p square by 2m। so another formula of kinetic energy that is p square by 2m। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से मिलती है? जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसकी वजह से मिलती है काइनेटिक एनर्जी। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके पास जो एनर्जी होती है उसे क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ वर्क डन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। फॉर एग्जाम्पल लिया जाए, दैट इज when bullet is fired, at that time it has some kinetic energy and due to this energy it can pierce the target। ठीक है, it can pierce the target। उसके पास जो एनर्जी होती है उसी की वजह से वो टारगेट को छल्ली कर सकता है, टारगेट में से पास हो सकता है, टारगेट को पियर्स कर सकता है।
तो ये चीज़ होती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। दूसरा देखा हो तो आपने लोगों ने विंड मिल, विंड मिल किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड वी कैन रन द विंड मिल्स एंड वी कैन कन्वर्ट दैट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकती है, तो वहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही हम उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ वर्क डन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके पास जो एनर्जी है उसे क्या बोला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी चीज़ें। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के बारे में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, आज तक के लिए इतना है। लिखने के लिए समय मिलेगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।